हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और वहां मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया। इसके अलावा सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में मैंने आपको समझाया था कि सिस्टम जो है वो 3 टाइप का बनता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ये मैटर पर डिपेंड करती है, या हम कह सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी डज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, यानी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। इसके अलावा मैटर साइज ऑफ सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक गिलास में थोड़ा सा पानी है और एक बकेट में मेरे पास पानी है, तो बकेट में पानी जो होगा वो ग्लास के पानी से ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बकेट में ज़्यादा पानी आएगा और ग्लास में कम पानी आएगा। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो साइज ऑफ सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज डज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर एंड साइज ऑफ सिस्टम एंड साइज ऑफ सिस्टम। जो भी सिस्टम हम लिया है या जो भी हमने सैंपल लिया है। इसी तरीके से ये कौन कौन सी, इसके अलावा जब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सिस्टम और सैंपल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी सिस्टम की जो उस सिस्टम की साइज पर, ना तो उस सिस्टम की साइज पर डिपेंड करती है, ना अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नाम देते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे कि मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। इसके अलावा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। इसके अलावा जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी जो है हमारे पास कितनी ही फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी जो है वो वर्क की फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा जैसे हीट, वर्क, इसके अलावा एनर्जी जैसे हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी,
ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है। तो जितनी भी टाइप्स की एनर्जी होती है ये सारी की सारी एनर्जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? क्योंकि एनर्जी जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। भाई हमारे पास एक छोटे से सिस्टम की एनर्जी कम होगी, लेकिन अगर उसी सिस्टम को हम उसका एक लार्ज स्केल लें, उसको एक लार्ज स्केल पर अगर हम लें तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होने वाली है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिव, यानी ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जितनी भी मास, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक ग्लास में हमने थोड़ा सा पानी लिया तो उसका मास होगा, और वही हम एक बकेट वाला मास ले लें तो उस बकेट में ज़्यादा वाटर आने वाला है, यानी उसका मास ज़्यादा होगा। तो मास वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो वॉल्यूम जो है एक छोटे से वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया का वॉल्यूम कम होगा और उसी का अगर मैं पूरी एक क्लास का वॉल्यूम ले लूँ तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो साइज ऑफ सिस्टम बढ़ने पर वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो साइज ऑफ सिस्टम अगर हम बढ़ाते हैं और उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो ज़्यादा आ जाता है, इसका मतलब है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जबकि अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे हम कह सकते हैं डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट कैपेसिटी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर क्यों होती है? तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है m/v, मास एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी जो है हम जैसे कहें, हम कहते हैं एक सॉलिड अगर हम लेते हैं और इस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर ये सॉलिड सब्सटेंस हमारा बना हुआ है। तो डेंसिटी अगर मैं इस पूरे सॉलिड की लूं या मैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन की डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी तो बच्चों सेम ही आएगी ना। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कितना मास जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर है, दैट इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी इस छोटे से रीजन की भी उतनी ही आएगी जितनी इस पूरे सिस्टम की आने वाली है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड ना करे दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे वाटर का हम जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती। चाहे हमारे पास एक ग्लास का एक छोटा सा पीस हो या ग्लास का एक बहुत बड़ा पीस हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। तो जो कांस्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिस्टम साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती, साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करती, या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती, तो ऐसी प्रॉपर्टी ही हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो आई थिंक आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है?
किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी, यानी वो कितना वर्क कर सकती है। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आपने यहाँ स्पेसिफिक लगा दिया तो उसकी वर्क करने की जो पावर है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करेगी। ड्यू टू दिस रीजन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे पास कंसंट्रेशन, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जितनी भी टर्म्स कंसंट्रेशन की टर्म्स है ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नाम के साथ कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोल पर मीटर, तो सर ये तो मोल, नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड कर रही है, ये कैसे इंटेंसिव हो सकती है। तो एक्चुअल में हम जैसे अगर हम मोलरिटी की बात करते हैं, अगर हम मोलरिटी की बात करते हैं तो मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल तो सेम है। तो मैं अगर मेरे पास मान लो एक बकेट है, एक बकेट में मैंने इसमें कुछ शुगर डिसॉल्व कर दी, और शुगर को मैंने जब डिसॉल्व कर दिया और मैंने पूरा बकेट शुगर, तो मेरे पास इसकी मुझे कंसंट्रेशन पता करनी है। तो सपोज करो शुगर को मैंने 5 ग्राम शुगर को मैंने 100 ml वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। तो अगर हम मोलरिटी निकालते हैं इसकी तो कितने मोल्स ऑफ पर लीटर, तो 5 ग्राम के अगर हम मोल बनाए तो मोल, नंबर ऑफ मोल यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास। शुगर की बात हो रही है और शुगर का जो है सुक्रोज फॉर्मूला होता है सुक्रोज C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। और अगर हम इसका मोलर वेट निकालें तो ये लगभग 180 के आसपास आता है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये जो भी हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 100 वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल तो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, चाहे मैं पूरे की कंसंट्रेशन की बात करूं या मैं इसमें से एक चम्मच में शुगर सॉल्यूशन ले लूं और उसके अंदर नंबर ऑफ मोल की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल तो बच्चों पूरे बकेट के अंदर भी उतने ही हैं जितने एक स्पून में, एक स्पून के अंदर जितना हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल हैं उतना ही नंबर ऑफ मोल जो है पूरे सॉल्यूशन के अंदर है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर है। तो नंबर ऑफ मोल जो है एग्जैक्ट में वो तो सेम है, वो तो चेंज नहीं है, यानी नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट है इन पर्टिकुलर वॉल्यूम। और इन पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं है एक्चुअल में क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप समझ सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी जितनी भी कंसंट्रेशन की टर्म्स होती हैं वो सारी की सारी लाइक मोलरिटी, मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी की सारी जो होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि बात अगर हम करते हैं एंट्रोपी की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर एंथैल्पी और एंट्रोपी की बात, एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर मैं बात करूं मोलर एंट्रोपी और मोलर एंथैल्पी, मोलर, अगर मैं यह बात करता हूं मोलर एंट्रोपी या मोलर एंथैल्पी, तो मोलर एंट्रोपी या मोलर एंथैल्पी जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। सर कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, जबकि हम कहते हैं एंट्रोपी और एंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मोलर एंट्रोपी और मोलर एंथैल्पी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मोलर एंट्रोपी, तो मोलर एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी पर मोल, एंट्रोपी पर मोल,
एंट्रोपी पर मोल का मतलब हुआ कि एक मोल के अंदर उसकी एंट्रोपी वो तो फिक्स है, और वो अगर फिक्स है तो इसका मतलब हम कैसा कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर फिक्स हो गया, और अमाउंट ऑफ मैटर फिक्स है, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी। यहां जैसे भी इसको समझ सकते हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज भी इंटेंसिव होता है। जैसे कि हम यहां लिख देते हैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। जैसे कि हमने यहाँ बात की, जैसे कि हमने बात की डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इंटेंसिव क्यों होती है? क्योंकि D इज इक्वल टू हम जानते हैं D इज इक्वल टू m अपॉन v। तो D यानी मास, और मास कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? देखो, मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या आएगा? इंटेंसिव। इसका मतलब डेंसिटी कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे हमने बात की मोलर एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और मोल क्या बताया मैंने? मोल भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? ऑलवेज इंटेंसिव। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन एक्सटेंसिव होगा और कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। आई थिंक आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का ये रिलेशन जो है ये पता लग गया होगा। इसके बाद अब हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्टेट फंक्शन और स्टेट पाथ फंक्शन की बात करते हैं। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा आज बात करते हैं। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। भाई फंक्शन की अगर फंक्शन बात करें तो फंक्शन का मतलब है वेरिएबल चेंज। मीनिंग ऑफ फंक्शन का मतलब होता है वेरिएबल चेंज, यानी किसी चीज के किसी सिस्टम में चेंज आना। तो स्टेट फंक्शन को हम और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम इसको स्टेट वेरिएबल भी नाम दे सकते हैं। तो फंक्शन का मतलब मैंने बताया आपको वेरिएबल चेंज। तो स्टेट फंक्शन को हम जो है वेरिएबल फंक्शन या वेरिएबल फंक्शन या हम स्टेट पैरामीटर्स भी नाम देते हैं। स्टेट पैरामीटर्स। तो स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल या स्टेट पैरामीटर्स ये सब एक ही बात है। अब एक्चुअल में स्टेट फंक्शन होते क्या हैं कि ये ऐसे फंक्शन और ऐसे पैरामीटर होते हैं डज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। द पैरामीटर्स डज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ सिस्टम। या हम कह सकते हैं कि ऐसे पैरामीटर जिनको अगर हम चेंज कर दें तो सिस्टम की कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि एक गैस जो है, मेरे पास एक गैस, इसका टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है ना। वॉल्यूम सपोज करो इसका वॉल्यूम है हमारे पास 215 ml और
इसका प्रेशर हो गया हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नंबर ऑफ मोल है, सपोज करो गैस के 5 मोल। तो ये गैस, अगर मैं गैस के इन पैरामीटर्स को, तो पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। अगर मैं इन पैरामीटर्स को चेंज कर दूं तो हो सकता है ये गैस जो है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे पैरामीटर्स जिनको चेंज करने पर या जिनमें वेरिएशन होने पर सिस्टम की जो कंडीशन है यानी जो उसकी स्टेट है वो क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। यहाँ स्टेट क्या थी, यहाँ स्टेट गैस थी और यहाँ स्टेट क्या हो गई, लिक्विड हो गई। अगर हम इनमें कुछ चेंज करते हैं और चेंज के ड्यू टू चेंज स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो किसी सिस्टम के वो वेरिएबल या वो पैरामीटर्स जिनमें चेंज हो जाने पर उस सिस्टम की स्टेट जो है वो बदल जाती है, ऐसे फंक्शन स्टेट या वेरिएबल फंक्शन और स्टेट पैरामीटर्स कहलाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, ये सारे के सारे जो है वो स्टेट पैरामीटर्स और स्टेट फंक्शन होते हैं। लेकिन पाथ फंक्शन, अब स्टेट फंक्शन जो होते हैं ये डज डिपेंड्स only initial and final condition of system। यानी हम कह सकते हैं कि स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो केवल सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि इस बात पर डिपेंड नहीं करती हैं कि चेंज किस पाथ से हुआ, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। जैसे कि हम यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास यहाँ कोई एक सिस्टम है, सिस्टम ए से बी पर चला गया, बी प्रोसेस में बी से सी पर आ गया और सी से वापस डी पर चला गया और डी से वापस से ए पर आ जाता है। एक साइक्लिक प्रोसेस में ले रहा हूँ, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ ए पर कोई सिस्टम था, पहले बी पर चला, बी पाथ पर गया, फिर बी पाथ से सी पर गया, सी पाथ से सी डी पाथ पर आया और डी से वापस ए पाथ पर आया। तो यहाँ एक्चुअल में इस सिस्टम ने अपनी कंडीशन को बदला, यानी इसकी हो सकता है यहाँ पर इस कंडीशन पर स्टेट सॉलिड रहो, यहाँ लिक्विड रहो, यहाँ गैस रहो, यहाँ लिक्विड रहो, अगेन वापस किस स्टेट में आ गया। अगर यहाँ पर ये सॉलिड था तो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि चाहे वो अपनी स्टेट में चेंज करे, चाहे सिस्टम अपनी स्टेट में चेंज करे, लेकिन उसकी इसमें जो चेंज आ रहा है वो केवल उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर आना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे कि डेल्टा एच, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इसके अलावा ये टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सब क्या होते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि किसी सिस्टम की एंथैल्पी में अगर मैं चेंज करूं तो ये HF माइनस HI, यानी फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल कंडीशन। तो चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है वो फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड है। इसी तरीके से अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, डेल्टा एस, हम चेंज इन एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया SF माइनस SI। ऐसे हम चेंज इन टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो TF माइनस TI, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे जो है स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल
और स्टेट पैरामीटर्स कहलाते हैं, जो केवल इनिशियल सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जबकि अगर हम पाथ फंक्शन की बात करें तो द पैरामीटर्स डज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ सिस्टम, यहां भी कंडीशन ऑफ सिस्टम पर तो डिपेंड करेंगे, बट डज नॉट डिपेंड्स द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, यानी ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ओनली द पाथ ऑफ सिस्टम, द पाथ ऑफ सिस्टम, यानी ये केवल सिस्टम के पाथ पर डिपेंड करेंगे। यानी यहाँ इनिशियल और फाइनल, इन्हें इससे मतलब है कि यहाँ क्या चेंज हुआ, यहाँ सपोज करो यहाँ हम, और पाथ फंक्शन सिर्फ दो पाथ फंक्शन होते हैं, हीट एंड वर्क। बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन आप ध्यान रखें, सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन है, हीट एंड वर्क। तो हीट एंड वर्क ऐसे केवल पाथ फंक्शन होते हैं, इसका मतलब है ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किस पाथ से वर्क हुआ या किस पाथ से हीट जो है वो चेंज हुआ। जैसे कि अगर मैं डेल्टा क्यू की बात करूं, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन हीट, तो डेल्टा क्यू इज अ चेंज ऑफ हीट। जैसे यहाँ सिस्टम ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया और डी से वापस जब ए पर आया, तो यहाँ अब की बार क्या हुआ कि ए से बी पर जाने में यहाँ पर चेंज हुआ डेल्टा Q1, बी से सी जाने में डेल्टा Q2, सी से डी जाने में डेल्टा Q3 और डी से ए पे वापस आने में डेल्टा Q4 सपोज करो चेंज हुआ। तो यहाँ पर हम डेल्टा Q इक्वल टू Q फाइनल माइनस Q आई नहीं लिख सकते, क्योंकि यह पाथ फंक्शन है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा Q इक्वल टू चेंज ऑफ पाथ। चेंज ऑफ पाथ का मतलब डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते, जबकि स्टेट फंक्शन वो वेरिएबल होते हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम एक कोई साइक्लिक प्रोसेस ले लें, अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं, ये हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमने आपको बताया प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन होते हैं यानी डेल्टा P इक्वल टू PF माइनस PI, या डेल्टा V की बात करूँ तो VF माइनस PI, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, कोई गैस है जिसमें सडनली प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रहा है, तो मान लो यहाँ ये एक गैस है मेरे पास, ए पर कोई गैस है और ये ए पर गैस जो है जब बी पॉइंट पर आती है तो इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। बी से सी में हो सकता है इसकी कोई और स्टेट हो जाए, और सी से डी में हो सकता है इसकी कोई और स्टेट हो जाए। तो स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट बराबर चेंज हो रही है, लेकिन जब ये डी से वापस ए पर आया तो इस दौरान ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ,
साइक्लिक प्रोसेस जब भी होता है तो सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होता हुआ वापस से अपनी ही स्टेट के अंदर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर हम इसके लिए कहें तो डेल्टा पी क्या होगा इसके लिए भाई जीरो होगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल जितना इनिशियल कंडीशन में था उतना ही फाइनल पर मिल गया। डेल्टा वी अगर हम लिखें इसके लिए तो क्या होगा जीरो होगा। डेल्टा अगर डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स की बात है दैट इज जीरो। तो इसके अलावा डेल्टा टी क्या होगा इसके लिए जीरो होगा। तो ये सारे के सारे पी वी एन टी ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। तो इन सब में क्या आने वाला है चेंज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनके अंदर चेंज क्या आएगा बच्चों जीरो आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं डेल्टा क्यू तो क्या डेल्टा क्यू जीरो है? नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा क्यू इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन। ये पाथ पर डिपेंड करेगा। ऐसे में कहूं डेल्टा डब्ल्यू, क्या डेल्टा डब्ल्यू इस प्रोसेस के लिए जीरो है? नहीं है, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू इज ए पाथ फंक्शन, वो तो पाथ पर डिपेंड करेगा। तो जो पैरामीटर्स पाथ पर डिपेंड करते हैं वो पाथ फंक्शन कहलाते हैं, और ऐसे पैरामीटर्स जो स्टेट पर यानी ऐसा पैरामीटर जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं वो हमारे स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। गुड डे।